हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पर लगातार बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे हमारी पिछली कक्षा में वुड डिस्पेच अधिनियम की। क्या क्या चीज़ें हुई, कब भारत में आया, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, और क्या क्या भारतीय शिक्षा के लिए प्रावधान इसमें विशेष रूप से किए गए। देखिएगा, एक चीज़ तो विशेष रूप से ध्यान रखना, बहुत बेसिक सा, बहुत साधारण सा आपका जो इसमें प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, चार्ल्स वुड डिस्पेच अधिनियम को। चलता रहा ये चीज़ें, वुड डिस्पेच अधिनियम में जो जो चीज़ें हुई उनको लागू कर दिया गया, और बाद में आगे चल कर के लगभग मान लो आप 30 वर्ष, लगभग कितने, 30 वर्ष बाद में, लगभग की बात कह रहा हूं मैं, 1882-83 ईस्वी में एक और नया आयोग गठित करके भारत भेजा गया, लॉर्ड रिपन के काल में। और इस आयोग का नाम था हंटर शिक्षा आयोग। भारत में कब आया? 1882 में। किसके समय आया? तो लॉर्ड रिपन के काल में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखिएगा, W हंटर के द्वारा इस आयोग की अध्यक्षता की गई थी। भारत आने के पीछे इसका मूल उद्देश्य क्या? भारत आने के पीछे इसका मूल उद्देश्य यह था कि 1854 के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में क्या विशेष रूप से प्रगति रही, जो चीजें चार्ल्स वुड डिस्पेच अधिनियम में लागू कर दी गई, उन चीजों को लागू करने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, इस प्रगति की समीक्षा के लिए इस हंटर शिक्षा कमीशन या हंटर शिक्षा आयोग की क्या की गई थी? नियुक्ति की गई। यहां से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और घुमाने वाले प्रश्न बनते हैं। तो एक चीज तो ध्यान रखिएगा, पहला ही बेसिक सा प्रश्न आप लोगों का यह बन जाता है कि चार्ल्स वुड डिस्पेच अधिनियम की समीक्षा हेतु कौन सा आयोग भारत आया? तो ध्यान रखना, हंटर आयोग आया था। ठीक है, पहली चीज। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि हंटर आयोग में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? तो ध्यान रखना, कुल 21 सदस्य थे। अध्यक्ष के अलावा 20 सदस्य, और इसमें कितने भारतीय शामिल थे? तो ध्यान रखना, इसमें 8 लोग जो थे वो भारतीय थे। बात करते हैं हंटर आयोग की। हंटर आयोग, पहली चीज, कब? तो 1882 ईस्वी में। गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा, इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन के काल में। ध्यान रखिएगा, अगली बात कि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो W हंटर। ठीक है, अगली बात, कुल सदस्य। तो मैं यहां पर एक बात लिखने वाला हूं, क्या चीज? कि अध्यक्ष सहित 21 सदस्य।
ठीक है। और विशेष महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, जिसमें 8 भारतीय सदस्य शामिल थे। भारतीय कितने शामिल थे इसमें? 8। चलिए अगली बात करते हैं गठन की। गठन क्यों किया गया इसका? तो 1854 के बाद भारतीय शिक्षा में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु लेकिन एक विशेष नोट में लगा रहा हूं, ध्यान रखना। क्या विशेष नोट बनता है आपका? कि इस आयोग का गठन केवल, ध्यान दीजिएगा, क्या चीज? कि इस आयोग का गठन केवल और केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना ही था। कॉलेजी शिक्षा का, ध्यान रखना, क्या चीज? कॉलेजी शिक्षा का समीक्षा करने का इसके पास में अधिकार नहीं था, ठीक है ना। केवल और केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का, है ना, केवल और केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का ही समीक्षा करना था। कि केवल प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा हेतु ही गठन किया गया था। ठीक है। कि 1854 के बाद, कब से? 1854 के बाद में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में, इसमें क्या जो है विशेष जो है प्रगति हुई है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, इन समस्त चीज़ों का क्या किया गया, इसके द्वारा समीक्षा की गई थी। देखो वापस सुनना, हंटर आयोग की बात कर रहे हैं। ये सीधे सीधे आपके वन लाइनर प्रश्न बनते हैं। कब आया? तो 1882 में। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन। आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू हंटर। ठीक है। कुल सदस्य कितने थे? तो अध्यक्ष सहित 21 सदस्य थे। अध्यक्ष के अलावा कितने हैं? तो 20 है। कितने भारतीय लोग शामिल थे? तो 8 लोग भारतीय शामिल थे इसमें। ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। अगली बात क्या कि गठन क्यों किया गया? कि 1854 के बाद भारतीय शिक्षा में जो प्रगति हुई, विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में, इसकी समीक्षा के लिए इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। अब देखिएगा, जब ऐसा कहा जाता है कि लगभग सभी प्रांतों में इस हंटर ने अपनी कमेटी के सदस्यों के साथ में सभी प्रांतों का इसने क्या किया था? भ्रमण किया था। क्या किया था? भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद में इसने कुछ सुझाव दिए। इसने क्या दिए? कुछ सुझाव दिए। कैसे? पहला सुझाव जैसे हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में हो। ये सारी चीजें, प्राथमिक शिक्षा एक तो स्थानीय भाषा में होनी चाहिए और उसके विषय भी क्या होने चाहिए? उपयोगी होने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से बच्चे की एक तरीके से नींव मजबूत होती है। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के लिए जो विद्यालय हैं, इन विद्यालयों पर नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को दे दिया जाए। ठीक है। क्योंकि सीधे सीधे यदि केंद्र से संचालन इनका किया जाएगा तो इस स्थिति में वहां पर जो है ढिलाई हो सकती है। तो सीधे सीधे डायरेक्ट
तुरंत प्रभाव से कोई भी त्वरित कार्रवाई करने के लिए आपको जो है विशेष रूप से इनका जो नियंत्रण है वो किसके हाथों में दिया जाना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। एक तो जिला स्तर पर दिया जा सकता है, दूसरा नगर स्तर पर दिया जा सकता है। तो पहला सुझाव तो ये दिया, बहुत अच्छा सुझाव था। दूसरे सुझाव की यदि हम लोग बात करें तो क्या कि माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के कितने खंड होने चाहिए? 2 खंड होने चाहिए। पहली चीज तो साहित्यिक शिक्षा, है ना, क्या हो, साहित्यिक शिक्षा हो। और साहित्यिक शिक्षा के पीछे कारण क्या है? साहित्य की शिक्षा देना क्यों चाह रहे हैं? ताकि जब बालक विश्वविद्यालय में प्रवेश करे, विश्वविद्यालय में क्या करे, प्रवेश करे, तो उसके लिए वो एक तरीके से तैयार रॉ मटेरियल के रूप में आए जहां उसको मजबूती मिले। दूसरी चीज, पहला तो साहित्यिक शिक्षा और दूसरी चीज क्या, तो ध्यान रखना कि दूसरी में व्यावसायिक और व्यवहारिक जीवन की क्या दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए। देखो पहली चीज मैंने कहा, क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्होंने सुझाव दिए। क्या उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझे। प्राथमिक शिक्षा विशेष रूप से स्थानीय भाषा में होनी चाहिए और उसमें उपयोगी विषय होने चाहिए, फालतू के विषय नहीं होने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का जो नियंत्रण है वो जिला स्तर के आधार पर हो या फिर हम बात बोलें तो नगर स्तर के आधार पर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, वापस सुनना बहुत अच्छे से, माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए। पहले भाग में तो साहित्यिक शिक्षा हो, क्या हो, साहित्यिक शिक्षा हो जो विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए विद्यार्थी को तैयार करे। आगे बात समझे। और दूसरी चीज क्या होना चाहिए कि उसी बालक को व्यावसायिक और व्यावहारिक जीवन की दूसरे पार्ट में व्यावसायिक और व्यावहारिक जीवन की क्या दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए। तो देखिएगा, पहली चीज कि हंटर कमीशन के सुझाव, पहला चीज प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान, दिया जाना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो, स्थानीय भाषा में हो, उपयोगी विषय हो, उपयोगी विषयों पर आधारित हो। ठीक है, नंबर 2, माफ कीजिएगा, कि प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला या नगर स्तर पे किया जाना चाहिए। जिला व नगर स्तर पर हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, नंबर 2 माध्यमिक शिक्षा इस माध्यमिक शिक्षा के क्या कहा उन्होंने, 2 खंडों में हो।
प्रथम खंड इसका क्या होना चाहिए? साहित्यिक शिक्षा होनी चाहिए। साहित्यिक शिक्षा, साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय स्तर हेतु विद्यार्थी तैयार करे। पहली बात। दूसरी चीज, कि व्यावसायिक व व्यवहारिक जीवन की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, मतलब दूरगामी दृष्टिकोण था ये। क्या था? दूरगामी दृष्टिकोण। भाई साहित्य के क्षेत्र में भी बालक अच्छा करे। दूसरा, व्यवसायिक और व्यवहारिक जीवन का ज्ञान भी होना अनिवार्य है, ताकि बालक का क्या हो? सर्वांगीण विकास हो। बालक का क्या हो? सर्वांगीण विकास हो। तीसरा क्या सुझाव दिया? कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को निजीकरण के ऊपर जोर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में क्या चीज? निजीकरण होना चाहिए। माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा से सरकार को हट जाना चाहिए। सरकार को माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा से क्या कर जाना चाहिए? हट जाना चाहिए। सरकार केवल और केवल प्राथमिक शिक्षा के ऊपर ही ध्यान दे। आगे बात सुन। चौथा सुझाव देखो, आयोग ने सुझाव दिया, बहुत शानदार सुझाव था। आयोग ने कहा कि प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य जो भी स्थल है, अन्य स्थानों पर भी महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध होने चाहिए। केवल और केवल प्रेसिडेंसी नगरों में आपने महिला शिक्षा के लिए पर्याप्त जो है आपने प्रबंध कर रखे हैं, लेकिन दूसरी जगह जो है महिला शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं है। तो इसके ऊपर उन्होंने खेद जाहिर किया और महिला शिक्षा को क्या है? बढ़ावा देने की बात कही गई। क्या किया गया? बढ़ावा देने की बात कही गई। तो ध्यान रखना, 4 सुझाव दिए। पहला सुझाव, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए और उपयोगी विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा 2 खंडों में होनी चाहिए। 2 खंड कौन से? पहला तो साहित्यिक शिक्षा होनी चाहिए, दूसरा व्यवहारिक जीवन का ज्ञान देना जरूरी है और व्यावसायिक जीवन का ज्ञान देना भी जरूरी है। तीसरा चीज उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण होना चाहिए। आगे बात समझ में। सरकार को चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा और सरकारी जो है माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज शिक्षा से वो हट जाए। सरकार केवल प्राथमिक शिक्षा के ऊपर क्या दे? ध्यान दे। चौथी चीज उन्होंने कही कि प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य जो स्थान है वहां पर महिला शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए कोई व्यापक जो है प्रबंध नहीं किए गए हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। महिला शिक्षा को क्या दिया जाना चाहिए? सभी स्थानों पर महिला शिक्षा को बराबर रूप से, समान रूप से क्या दिया जाना चाहिए? बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 3 कि शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दे। ठीक है, सरकार माध्यमिक व विश्वविद्यालय
वीवी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। पर नियंत्रण नहीं रखें। ठीक है। और नंबर 4 बेटा जी इसमें ध्यान रखना कि महिला शिक्षा को सभी स्थानों पर समान रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, सभी स्थानों पर मिले और समान रूप से जो है महिलाओं को क्या दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। जब हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, इस तरीके की रिपोर्ट बनाई और सौंपने के बाद में सरकार ने इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया और सरकार ने विशेष ध्यान दिया तो इस भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुआ। आगे बात समझ, अगले 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज स्तर की जो शिक्षा थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। 1882 में पंजाब और 1887 में इसी हंटर आयोग के सुझाव पर, ध्यान रखना कि हंटर आयोग के सुझाव पर 1882 में पंजाब में और 1887 में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो ध्यान दीजिएगा कि हंटर आयोग के सुझाव पर 1882 में 1882 पंजाब व 1887 में 1887 1887 ईस्वी में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ठीक है, ये हंटर आयोग का ही प्रभाव था कि 1882 में तो पंजाब में और 1887 में, ध्यान रखना कहाँ पर, इलाहाबाद में जो है क्या किए गए, विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करते हैं विश्वविद्यालय आयोग, या जिसे हम कहते हैं रेले आयोग। कौन सा? रेले आयोग। और इस रेले आयोग की गठन किया गया 1902 में। कब किया गया? 1902 में। और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, या मैं यूं कहूं वायसराय जो थे, वो थे बड़े दुर्जन करजन। कौन? करजन बड़ा दुर्जन। क्योंकि आपको पता है कि करजन का जो कार्यकाल है वो 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक था। ध्यान रखना कि इसी कार्यकाल के दौरान बंगाल का विभाजन कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग लागू कर दिया गया, जिसे 1911 के दिल्ली दरबार में वापस ले लिया गया था। 12 दिसंबर 1911 को इस बंग भंग को वापस ले लिया गया और साथ ही साथ दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो रेले कमीशन 1902, इसी को हम बोलते हैं विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग, रेले कमीशन। रेले आयोग
विश्वविद्यालय, ठीक है, ये विश्वविद्यालय स्तर की बात करता है, ध्यान रखना। ये इसमें प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान एक तरीके से नहीं है। तो कब? 1902 में गवर्नर जनरल एंड वायसराय की मैं यदि बात करूं, तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। बात करते हैं इस आयोग के अध्यक्ष की, तो सर टॉमस रेले अध्यक्ष। सर टॉमस रेले, सर टॉमस रेले। अब देखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका, कहाँ? इस रेले आयोग से आपसे पूछा जा सकता है कि इस रेले आयोग में भारतीय सदस्य कौन कौन थे। तो 2 भारतीय सदस्य विशेष रूप से ध्यान रखना। एक तो था बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, हैदराबाद के निजाम थे और ये वस्तुतः लोक शिक्षा विभाग के निदेशक हुआ करते थे। दूसरे थे गुरुदास बनर्जी, और ये गुरुदास बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि रेले आयोग में 2 भारतीय सदस्य, 2 भारतीय सदस्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इस चीज का, आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। एक पहला तो केवल बिलग्राम आपने पढ़ा होगा, तो बिलग्राम से बिलग्रामी याद रखना, सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है। सैयद हुसैन बिलग्रामी कौन है साहब? ये सैयद हुसैन बिलग्रामी, तो ध्यान रखना हैदराबाद के तो निजाम थे और लोक शिक्षा विभाग के निदेशक, हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद के निजाम, वे लोक शिक्षा विभाग के निदेशक, थे। ठीक है। दूसरा व्यक्ति बिलग्रामी के अलावा कौन सा व्यक्ति था दूसरा? तो ध्यान रखना गुरुदास बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। गुरुदास बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज हुआ करते थे, कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज हुआ करते थे। चलिए वापस सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। क्या चीज? हम बात कर रहे हैं रेले आयोग की। कौन से आयोग की? रेले आयोग। ठीक है। रेले आयोग एक तो विश्वविद्यालय से संबंधित है। बहुत बेसिक सा प्रश्न बनता है। ठीक है।
कि कौन सा आयोग विश्वविद्यालय से संबंधित था, तो रेले आयोग, ध्यान रखना पहला तो, ठीक है। कब आया है? 1902 में। गवर्नर जनरल एंड वाइसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। अध्यक्षता किसने की? सर टॉमस रेले ने। कब आया? 1902 में। दो विशेष भारतीय लोग, एक तो सैयद हुसैन बिलग्रामी, हैदराबाद के निजाम है, लोक सेवा विभाग के निदेशक है। दूसरे ध्यान रखना गुरुदास बनर्जी, ये कलकत्ता हाईकोर्ट में क्या हुआ करते थे? जज हुआ करते थे। अब सुनो इसके पीछे की कहानी, ये तो बहुत साधारण से आपके प्रश्न बन गए। सितंबर 1901 में लॉर्ड कर्जन साहब ने, किसने? लॉर्ड कर्जन साहब ने समस्त विश्वविद्यालय के जितने भी अधिकारी थे, इन विश्वविद्यालय के अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। और सम्मेलन कहां पर बुलाया इसने? शिमला में। आगे बात समझ में। और इसी सम्मेलन को ध्यान रखना कि किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नाम दिया गया शिमला प्रस्ताव। क्या नाम? शिमला प्रस्ताव। अब शिमला प्रस्ताव इसलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि इसमें जो प्रस्ताव पारित किया गया शिमला में हुआ, और इसलिए इसको जो है नाम दे दिया गया, क्या? शिमला प्रस्ताव। मैंने कहा ना कर्जन बड़ा दुर्जन था, तो इस कर्जन ने मेकाले की जो शिक्षा नीति थी, उसकी शिक्षा नीति की उसने क्या की थी? आलोचना की थी, क्योंकि मेकाले की नीति देसी भाषाओं के क्या थी? विरुद्ध थी। और इसीलिए 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की क्या की गई थी? स्थापना की गई। आगे बात समझ क्लियर है? वापस सुनना। 1901 में तात्कालिक गवर्नर जनरल एंड वायसराय, मैंने देखो दो शब्द एक साथ प्रयोग किए हैं, गवर्नर जनरल एंड वायसराय। आप लोगों को यह भी क्लियर होना चाहिए कि दोनों एक ही व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है ना। जैसे मैंने पिछले में केवल गवर्नर जनरल ही लिखा था हंटर में, तो इसका मतलब ये नहीं है वायसराय अलग होगा, एक ही बात है बेटा, ध्यान रखना है ना। क्योंकि 1857 का बाद में, 1857 की क्रांति के बाद आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम आया 1858, और इसी के द्वारा, ठीक है, भारत में एक नया पद सृजित कर दिया गया था जिसे हम लोग वायसराय के नाम से जानते हैं, ठीक है। पदनाम दो थे, व्यक्ति एक था। पदनाम कितने? दो, व्यक्ति एक। आगे बात समझ क्लियर है ना, तो ध्यान रखना। अब कैसे कैसे, वो तो आपने पॉलिटी के दृष्टिकोण से पढ़ ही लिया होगा कि यदि व्यक्ति देसी रियासतों में जाता था तो उसका पदनाम बदल करके वायसराय, ठीक है। आगे बात समझ। वायसराय गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी, स्वयं के प्रति उत्तरदायी। गवर्नर जनरल जब केंद्र शासित प्रदेशों में या केंद्र नियंत्रण प्रदेशों में जब जाता था तो गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल सीधे सीधे ब्रिटेन की महारानी के अधीन कार्य करता था। तो इसे कर्जन ने, किसने? कर्जन ने 1901 में शिमला में समस्त जितने भी भारतीय विश्वविद्यालय थे, इन विश्वविद्यालय के अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया और यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को शिमला प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्यों बुलाया? क्या उद्देश्य था? तो कर्जन जो था वो वस्तुतः मेकाले की शिक्षा पद्धति से क्या था? नाराज था। उसने मेकाले की शिक्षा पद्धति की क्या की थी? आलोचना की। क्योंकि मेकाले प्रथम व्यक्ति था जिसने ये कहा था, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया जाना चाहिए। उसने देसी भाषाओं के विरुद्ध जो नीति की थी, इसी की आलोचना की थी। किसने? कर्जन ने। बात करते हैं शिमला प्रस्ताव। शिमला प्रस्ताव कब? तो 1901 ईस्वी में। कहां? तो ध्यान रखना कहां हुआ? शिमला में। किसने? किसने बुलाया था? तो ध्यान रखना कि कर्जन ने लॉर्ड मेकाले की नीतियों की आलोचना करने हेतु
समस्त भारतीय विश्वविद्यालय, वी लिख रहा हूं मैं, अधिकारियों की का सम्मेलन बुलाया। ठीक है, इसमें मैं दो चीजें जोड़ दूं, किसनेर इसमें मैं क्यों लिख दूं, ठीक है, किसने और क्यों, तो लॉर्ड कर्जन ने, है ना, मेकाले की नीतियों की आलोचना करने के लिए समस्त भारतीय विश्वविद्यालय अधिकारियों का क्या बुलाया था उसने, एक सम्मेलन बुलाया था। क्यों बुलाया था, क्योंकि मेकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने की बात कही थी, देसी भाषाओं के विरुद्ध थी उसकी नीति, इसलिए ये चीज बुलाई। और इसलिए 1902 में, कब बेटा जी, 1902 में टॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की थी। ठीक है ना, 1902 ईस्वी में, 1902 1902 ईस्वी में रेले की अध्यक्षता में, रेले की अध्यक्षता में रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, आ गई बात समझ, क्लियर है, तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ गई बात समझ, ध्यान रखना, रेले जो था वो केवल और केवल विश्वविद्यालय से संबंधित चीजों के ऊपर ही सुझाव देने के लिए रेले कमीशन का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, एक तो भारतीय सदस्य बिलग्रामी याद रखना, दूसरा गुरुदास बनर्जी याद रखना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जातीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गुरुदास बनर्जी के द्वारा, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के क्या हुआ करते थे, जज हुआ करते थे। इसमें सतीश चंद्र मुखर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, और ये सारे के सारे लोग इसके साथ में जुड़े हुए थे। किसके साथ में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखना, ये विशेष नोट बन जाता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, कहीं लिख लेना थोड़ा सा, क्योंकि मुझे याद आया तो मैंने आप लोगों को बता दिया कहीं साइड में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना गुरुदास बनर्जी के द्वारा की गई थी 1906 में। कुल इस समिति में 92 सदस्य हुआ करते थे, है ना, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे भी बड़े बड़े लोग शामिल थे। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। अब इसी रेले आयोग के सुझावों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम क्या किया गया था, पारित किया गया। ध्यान रखना, रेले आयोग की सिफारिश पर किस अधिनियम को पारित किया गया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 1904 में। केवल और केवल विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है कौन सा आयोग, रेले आयोग। कौन सा, रेले आयोग। ठीक है, तो ध्यान रखना, कि रेले आयोग की सिफारिश पे, रेले आयोग की सिफारिश पर मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम
ठीक है। पहली चीज, कब? तो 1904। किसकी सिफारिश पर? तो ध्यान रखना, रेले आयोग की। रेले आयोग की। तो रेले आयोग की, ये भी साधारण सा प्रश्न बनता है आपका, ठीक है, कि कौन से आयोग या विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया? तो रेले आयोग, ठीक है। आगे बात समझ, क्या क्या इसके प्रमुख बिंदु थे वो भी सुन लो बेटा जी। पहला बिंदु कि विश्वविद्यालय को अध्ययन व शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की क्या करनी चाहिए? नियुक्ति करनी चाहिए। आप जब लेक्चरर बनोगे, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर बन जाओगे, तो ध्यान रखना ये रेले की देन है। किसकी देन है? रेले की देन है। ये पहली बात कि विश्वविद्यालय को अध्ययन और शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चररों की क्या करनी चाहिए? नियुक्ति करनी चाहिए। दूसरा चीज कि विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उप सदस्यों का कार्यकाल आजीवन नहीं होकर के 6 वर्ष होना चाहिए। कितने वर्ष होना चाहिए? 6 वर्ष होना चाहिए उप सदस्यों का कार्यकाल। उप सदस्य जो है वो मुख्य रूप से क्या चीज? उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए। चुने हुए उप सदस्यों में से कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों में से सबसे अधिक होने चाहिए 20, ठीक है। उप सदस्यों में सबसे अधिक कहां के होंगे? मद्रास, बंबई और कलकत्ता। कितने? 20। अन्य जो विश्वविद्यालय है उनमें ध्यान रखना कि अधिक से अधिक अन्य विश्वविद्यालयों में से 15 उप सदस्य हम लोग बुला सकते हैं। फिर विश्वविद्यालय के ऊपर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया और सरकार द्वारा या सेनेट की बात करें तो सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार का जो है उनको एक तरीके से वीटो पावर दे दिया। आगे बात समझ। चौथा काम, अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण फिर बढ़ा दिया गया। पांचवा, गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दिया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का क्या दे दिया गया था? अधिकार दे दिया गया। तो इसके निम्न प्रावधान थे। इसमें निम्न प्रावधान थे। नंबर 1 कि विश्वविद्यालय में शोध हेतु प्रोफेसर व लेक्चररों की नियुक्ति हो। प्रोफेसर व लेक्चरर्स की नियुक्ति। नंबर 2, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया।
सरकार को सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर निषेधाधिकार दिया गया। नंबर 3, विश्वविद्यालय उप सदस्यों की संख्या पचास से कम व 100 से अधिक नहीं। उप सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी चाहिए। उप सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होना चाहिए। अब अगली चीज कि उप सदस्य बंगाल, मद्रास व मुंबई से कितने? 20 सदस्य। आगे बात समझ। 3 प्रांत विशेष रूप से ध्यान रखना, कलकत्ता, बंबई ले लो चाहे, है ना, कलकत्ता या बंगाल कह दो हम, है ना, कलकत्ता बोल दूं मैं इसको, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, ठीक है। यहां से 20 सदस्य, ठीक है। और अन्य विश्वविद्यालयों से, इन तीनों विश्वविद्यालयों से तो 20 सदस्य। अन्य जो विश्वविद्यालय वहां से अधिक 15 चुने जा सकते हैं। अन्य विश्वविद्यालयों से अधिक से अधिक 15 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। बात ध्यान रखना बेटा जी, क्या चीज? वेरी मोस्ट, कि गवर्नर जनरल को सॉरी, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा
क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार। दिया गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार कौन से कमीशन की सिफारिश पर? तो रेले कमीशन की सिफारिश पर। कौन से अधिनियम में? तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये चीज़ें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। कर्जन के द्वारा शिक्षा में जो परिवर्तन का उद्देश्य था वो राजनीतिक अधिक और शैक्षणिक कम था। ठीक है, सबसे लोकप्रिय यदि कोई गवर्नर जनरल हुआ भारत में तो वो कर्जन था, और सबसे यदि लोकप्रिय यदि कोई हुआ तो वो लॉर्ड रिपन था। ठीक है, इस लॉर्ड रिपन को भारतीय लोग महानुभाव के कर के भी संबोधित करते थे। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ऐसा कहा जाता है भारत का महान उद्धारक रिपन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उसको ये संज्ञा दी। ऐसा कहा जाता है कि रिपन जब वापस जा रहे थे, वापस जब लौट रहे थे, तो भारतीय जनता इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि कलकत्ता तक पैदल उन्हें छोड़ने के लिए आए थे। खैर, कर्जन तो था ही बड़ा दुर्जन। ठीक है, चलिए बात। भारत में शिक्षा महानिदेशक, बहुत अच्छा प्रश्न। ठीक है ना, भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। ठीक है ना, और इसमें इस पद को ग्रहण करने वाला प्रथम व्यक्ति था जिसका कहा जाता H.W. ऑरेंज। संतरा जब जब खाओ तो आप ऐसे रखना, जब ऑरेंज खाओ, ठीक है ना, तो आपको ऐसे फील होना चाहिए कि भारत में ये शिक्षा का प्रथम निदेशक है ना, H.W. ठीक है, फिर होमवर्क कर लेना, इस पर क्या कर लेना, होमवर्क कर लेना। तो नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं, नोट कि भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति सर्वप्रथम लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में। और ध्यान रखना कि ठीक है, प्रथम शिक्षा महानिदेशक जब जब घर पर होमवर्क करो, होमवर्क को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, H.W. और होमवर्क करते करते आपको ऑरेंज खाना है। अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ पैनल पर, आप घर पर बैठे बैठे मेरे साथ साथ उतार रहे होंगे, इसलिए एक एक चीज में लिख रहा हूँ। ठीक है तो अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, फिर बाद में आप इसको उतारोगे तो होमवर्क करोगे तो H.W. और होमवर्क करते वक्त ऑरेंज खाना आपको। ठीक है, H.W. ऑरेंज। ठीक है, कौन थे प्रथम शिक्षा महानिदेशक? कौन थे? H.W. ऑरेंज। ध्यान रखना, शिक्षा विभाग की स्थापना 1910 में हुई थी। कब हुई थी? 1910 में। और वहीं फिर इसमें नोट लिख रहा हूं कि भारत में शिक्षा विभाग की स्थापना, भारत में शिक्षा विभाग की स्थापना
1910 1910 ईस्वी में की गई। उन्नीस सौ 10 में भारत सरकार ने शिक्षा विभाग की क्या की थी, स्थापना की थी। और ध्यान रखना कि इस विभाग का एक सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में प्रतिनिधित्व करता था। सर हारकोर्ट बटलर परिषद में पहला सदस्य माना जाता है। समय हो गया, केवल 4 मिनट बची है, तो एक क्लास इसकी मुझे और लेनी पड़ेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। खैर 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में शिक्षा के बारे में अपना प्रस्ताव रखा था। और प्रस्ताव रखते हुए एक बात उन्होंने कही थी कि 6 से 10 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की जानी चाहिए। इसकी मांग सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट बन जाता है ये आप लोगों के लिए, ध्यान रखना कि 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने की मांग सबसे पहले किसके द्वारा, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कब? 1910 में। कहां पर की गई? इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। आगे बात समझिए। इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, माफ करना असेंबली नहीं, काउंसिल में अपना सुझाव दे रहा था गोपाल कृष्ण गोखले, सुझाव दे रहे थे, माफ कीजिएगा। तो इसी समय उन्होंने ये चीज़ उन्होंने कही थी, ठीक है। शिक्षा के बारे में जब उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि 6 से 10 वर्ष के जो आयु के जो बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उनकी प्रारंभ की जानी चाहिए। इस प्रकार की मांग उन्होंने 1910 में की थी। लास्ट लाइन में आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ नोट। उन्नीस सौ 10 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सम्मुख अपने शिक्षा के प्रस्ताव में 6 से 10 वर्ष के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देने की मांग की,
ठीक है। अनिवार्य प्राथमिक है ना, ठीक है। आगे बात समझ, ये कार्य किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण जी गोखले के द्वारा 1910 में किया गया, ठीक है। अगली जो हमारी कक्षा होने वाली है उसमें हम बात करेंगे शिक्षा नीति के ऊपर कौन कौन से सरकारी प्रस्ताव आए। जैसे 1913 में 21 फरवरी 1913 को शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रावधान इसमें थे, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे हमारी अगली कक्षा में, ठीक है। अगली बात समझिए, आज हम लोगों ने हंटर की बात कर ली, ठीक है, विशेष रूप से विश्वविद्यालय अधिनियम की बात कर ली। बहुत अच्छे आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने प्रयास यही किया कि आपको थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ ये जो मेरे सम्मुख प्यारे भाई और बहन बैठे हैं इनको मिले, और ईश्वर आप लोगों को सब जल्द से जल्द सफलता प्रदान करे, यही मेरी मनोकामना है। फिर मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।